वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन नेक्स्ट वेलनेस। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आप कंफर्म कर दें चैट बॉक्स में ताकि हम लोग स्टार्ट हो जाएं। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है और आवाज आ रही है। कैन यू कंफर्म? थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। और हम लोग अब सेशन को शुरू करते हैं। मैं आप सबका इस नेक्स्ट वेलनेस सेशन में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर राजेश सिंह हूं, आपका वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट। और आज का जो सब्जेक्ट है, हम पिछले कुछ सेशंस में तनाव की बात कर रहे हैं। हमने तनाव के बारे में एक पूरा सेशन किया था। फिर हमने तनाव के लत की बात की थी, एडिक्शन टू स्ट्रेस की बात की थी। और उस एडिक्शन ऑफ स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हमने जो है ब्रेन वेव के कनेक्शन की बातें की थी। और आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है, स्ट्रेस एंड ब्रेन वेव कनेक्शन। और आज काफी कुछ हम इसमें बात करने वाले हैं। अल्फा वेव को कैसे बढ़ाएं की बात कर रहे हैं, उसके पहले हमें वेव्स को जानना पड़े। तो आज का टॉपिक जैसा है, यकीन मानिए काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। काफी मजा आएगा अपने को। एंड आई एम गोइंग टू कवर द होल टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली। डिटेल में जितने कम समय में पैक करके दे सकता हूं उतने देने की कोशिश करूंगा। राइट फ्रॉम ब्रेन वेव क्या है से हम शुरू करेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ब्रेन वेव किस तरीके से हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है? ब्रेन वेव किस तरीके से हमें बीमार कर देता है और हमें स्वस्थ भी कर देता है? क्या होता है हमारे दिमाग में जब हमें तनाव होता है? जब हमें तनाव होता है तो ब्रेन वेव्स का क्या होता है और ब्रेन वेव किस तरीके से इसमें रोल प्ले करते हैं? कनेक्शन क्या है ब्रेन वेव का और तनाव का, इसकी बातें करेंगे। ब्रेन वेव कितने तरह के होते हैं, इसकी बातें करेंगे। और इन ब्रेन वेव्स को मैनेज कैसे करें ताकि आप जो है अल्फा स्टेट अचीव कर पाए। और अंत में, जैसा हर बार मैं एक इफेक्टिव वेज बताता हूं, आज मैं 5 सुपर इफेक्टिव वेज बताऊंगा कि आप अल्फा को कैसे बढ़ाएं। ये जो अल्फा ब्रेन वेव है उसको बढ़ाने के 5 सुपर इफेक्टिव तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? इतनी सारी चीजें हम अगले 45 मिनट में कवर करने वाले हैं। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स यदि आप रेडी हैं तो। कम ऑन, गिव मी ऑल ऑफ यू रेडी, टाइप करें चैट बॉक्स में यदि आप तैयार हैं इन सारी चीजों को ग्रहण करने के लिए। सुपर। तो आइए हम बेसिक से शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात से कि ब्रेन वेव को ही पहले समझते हैं कि क्या है ये ब्रेन वेव। ब्रेन वेव को यदि हम बात करें तो दिमागी तरंग कह सकते हैं। तो क्या है ये दिमागी तरंग, इसकी बात पहले करते हैं। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं और जब हम इस सेशन में मौजूद हैं तो भी दिमाग में तरंगे चल रही है, ब्रेन वेव्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो ये क्या है ब्रेन वेव? एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ब्रेन वेव्स आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इन द ब्रेन। ऑसिलेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हैं आपके ब्रेन में जो ऑसिलेट हो रहे हैं। और कितनी बारीक हैं, कितना कम है ये, कि ये फ्यू मिलियंथ ऑफ वोल्ट हैं। एक वोल्ट का जितना इंटेंसिटी है, ये फ्यू मिलियंथ ऑफ वोल्ट का ये इलेक्ट्रिक वोल्टेज है। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, बट वोल्ट है, बट करंट है। सो देयर इज अ करंट बट एकदम बारीक है। और ये क्या चीज है?
तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज है आपके ब्रेन में, ये है तरंग। और ये जो तरंग है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसका प्रमाण है हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रहा है, इस बात का एविडेंस है ये ब्रेन वेव। और प्रक्रिया क्या होती है, कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? तो दिमाग में एक न्यूरॉन नाम की चीज है। तो न्यूरॉन्स का एक ग्रुप जब न्यूरॉन्स के किसी दूसरे ग्रुप को बर्स्ट इलेक्ट्रिकल पल्सेस जब भेजता है तो वहां वेव या तरंग जैसा पैटर्न का निर्माण हो जाता है। न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है, न्यूरॉन्स के दूसरे ग्रुप को वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजता है, लेकिन बर्स्ट के फॉर्म में भेजता है, बहुत सारा एक साथ भेजता है। और जब एक न्यूरॉन का ग्रुप दूसरे न्यूरॉन के ग्रुप को बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजता है तो वहां पे वेव का निर्माण होता है, वेव जैसा पैटर्न बन जाता है। और इन्हीं तरंगों को, इन्हीं वेव पैटर्न्स को ब्रेन वेव कहा जाता है। और ये जो ब्रेन वेव है इसको हर्ट्ज में नापा जाता है, HERTZ, HZ को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ये वेव जो है ये बेसिकली इसका मेजरमेंट कैसा होता है, वेव की लंबाई नहीं नापते, वेव का जो स्पीड साइकिल पर सेकंड है उसको नापा जाता है, स्पीड साइकिल पर सेकंड। और उसको नापने का जो जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो हर्ट्ज। जब आप ईसीजी करते हैं, ईसीजी आपने नाम सुना होगा, ईसीजी जब आप करते हैं तो ये ब्रेन वेव्स को मेजर किया जाता है। और इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओवर टाइम, क्योंकि हमने बताया कि ये स्पीड साइकिल पर सेकंड है, तो सेकंड होना बहुत जरूरी है, टाइम होना बहुत जरूरी है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ओवर टाइम को जब हम मेजर कर लें तो ये काम जो है ये ईसीजी करता है। और इसका एक रिलेटिव डोमिनेंस है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेव को डिसाइड करता है। ये वेव इस तरीके का है, ये वेव अल्फा है, गामा है, बीटा है, थीटा है, ये कैसे पता चलता है? तो ये रिलेटिव डोमिनेंस ऑफ दैट वेव से पता चलता है। तो ये टाइप की बात हो गई, ये वेव के नापने की बात हो गई। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेन के वेव को और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन वेव जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं बिटवीन न्यूरॉन्स। ये बात तो हमने समझ ली कि एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जब दूसरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को जब पल्सेस भेजता है तो उसको जो है हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। वहां पे जो तरंगे बनती हैं उसको भेजने की प्रक्रिया में इसको वेव्स कहते हैं। अब स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि हम मामला स्ट्रेस से शुरू हुआ था और इसके कनेक्शन ढूंढ रहे थे। तो स्ट्रेस की बात करें तो यदि स्ट्रेस नॉर्मल है, परफेक्ट फाइन, जैसे हमने पिछले सेशन में समझा था कि स्ट्रेस जरूरी है जिंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए स्ट्रेस जरूरी है। लेकिन स्ट्रेस ज्यादा हुआ उसकी बात हम पिछले 2 सेशन से कर रहे हैं। तो जब स्ट्रेस अडिक्टिव हो जाए, जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए तो इसका ड्रामेटिक इंपैक्ट जो है आपके ब्रेन वेव पे पड़ता है। ये जो ब्रेन वेव चल रहा है इस पर ड्रामेटिक इंपैक्ट पड़ता है। किस बात का? आपके स्ट्रेस के क्रॉनिक हो जाने का, या आप यदि अडिक्ट हो गए स्ट्रेस से, जिसकी चर्चा हम पिछले पूरे सेशन में कर रहे थे, एडिक्शन टू स्ट्रेस। तो ब्रेन वेव के पैटर्न बदल गए, ब्रेन वेव के तरीके बदल गए। और यही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपकी बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका बीमार होने का तरीका, बीमार महसूस करने का तरीका, स्वस्थ हो जाने का तरीका, सब कुछ ब्रेन वेव डिसाइड कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हेल्दी ब्रेन वेव की बात करें या हेल्दी वेल बैलेंस्ड ब्रेन वेव की बात करें, सॉरी ब्रेन की बात करें या न्यूरॉन की बात करें, तो वो जो है अप्रोप्रिएट ब्रेन वेव पैदा करता है। हेल्दी ब्रेन होगा, हेल्दी न्यूरॉन सिस्टम होगा ब्रेन के अंदर, तो वो जो है प्रॉपर अप्रोप्रिएट, जिसको कह सकते हैं एकदम जो जो रिक्वायर्ड है उसके जैसा ब्रेन वेव प्रोड्यूस करेगा, अप्रोप्रिएट टाइम में प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए ऑसिलेटिंग है।
पर सेकंड नापा जा रहा है, तो उसकी जो हर्ट्ज होगी या पर सेकंड की जो साइकिल होगी वो एकदम एप्रोप्रिएट होगी, जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। लेकिन यदि हेल्दी ब्रेन नहीं हुआ, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हेल्दी नहीं रहा, बहुत ज्यादा क्रॉनिक तनाव से दबा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो ब्रेन वेव्स के तरीके बदल जाएंगे, उन तरंगों के बनने की प्रोसेस चेंज हो जाएंगे और तरंगों का निर्माण डिफरेंट तरीके से होने लग जाएगा। तो इन शॉर्ट, आपका ब्रेन जो है 5 तरीके का ब्रेन वेव प्रोड्यूस करता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं बिटवीन न्यूरॉन ग्रुप्स। एक न्यूरॉन का ग्रुप दूसरे न्यूरॉन को ग्रुप को कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन देता है, एक्शन के मामले में, इमोशन के मामले में, आइडियाज के मामले में कम्युनिकेट करता है। एंड व्हाट आर दिस ब्रेन वेव्स? यदि इसकी बात करें और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, ये तो हमने समझा कि ब्रेन वेव्स साइंटिफिक तरीके से क्या है, कैसे पैदा होता है, इसका मेजरमेंट का यूनिट हर्ट्ज है और ये किस तरीके से डोमिनेट करता है। लेकिन अब सरल भाषा में समझें कि ये ब्रेन वेव से हमारा क्या? शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे हमारा क्या? तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रेन वेव है, गिव मी अ मोमेंट। अब बात करते हैं इस स्लाइड की, जहां पे मैंने एक सिंपल सी बात रखी है कि ब्रेन वेव हमारे जीवन की लगाम है, हमारे पूरे लाइफ का कंट्रोल इस ब्रेन वेव में है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सेशन काफी मजेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं उन बातों को कहने जा रहा हूं जो बात हम नॉर्मल तरीके से नहीं जानते और हमको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है और वो किस तरीके से हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए एक शब्द में मैंने लिखा कि हमारे जीवन की लगाम जो है वो ब्रेन वेव के पास है। तनाव और तनाव के एडिक्शन, स्ट्रेस एडिक्शन, इन सब चीजों को एड्रेस करने के पहले ब्रेन वेव को 10 मिनट समझ लेते हैं और वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेन वेव को आप हमारे जीवन की लगाम कह लीजिए, एक लाइन में। हम पीस की बात करें, शांति की बात करें, चिंता या तनाव की बात करें, ये सब हमारे दिमाग की ही अवस्थाएं हैं। यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। आपको तनाव हो गया, आपको बहुत चिंता हो गया, आपको बहुत खुशी हो गई, आपको बहुत आनंद हो गया, आपको बहुत शांति हो गई, ये सब चीज कहां से हो रहा है? ये सब दिमाग की अवस्थाएं हैं, isn't it? प्लीज कीप गिविंग मी रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोग संपर्क में बने रहें। यस और नो? आप अग्री हैं कि ये सारी बातें दिमाग की अवस्थाएं हैं? अमेजिंग, 20-25 रेस्पॉन्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूं सब लोग रेस्पॉन्ड करें। अब अगला बात समझते हैं। दिमाग की अवस्थाएं हैं, यहां तक तो अग्री हैं। दिमाग जितना क्रियाशील या शांत होता है उसी अनुपात में इसकी गति बदलती रहती है। यदि मैं हाइपर एक्टिव हो जाऊं, शिथिल हो जाऊं, मैं बहुत शांत हो जाऊं, बहुत उत्तेजित हो जाऊं, इस गति इसकी बदलती रहती है। दिमाग की गति को ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, के द्वारा नापा जाता है और ब्रेन वेव के रूप में नापा जाता है। इसीलिए यदि आप ईसीजी का रिपोर्ट अपने हाथ में लेंगे तो देखेंगे उसमें वेव्स बने हुए हैं। ईसीजी की रिपोर्ट ऐसे होती है ना, क्योंकि वो वेव बनी हुई है। तो ये हुआ ब्रेन वेव। अब ये हमारी पूरी जीवन की लगाम कैसे हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ कंट्रोल करती है। अब ओवरऑल यदि बात करें तो ब्रेन वेव को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कैसे कंट्रोल कर रही है इसको जानने के लिए हम इनके टाइप को समझते हैं। इनको ओवरऑल 5 हिस्सों में बांटा गया है: अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। आइए हम इस सब चीजों को एक एक करके समझते हैं, वन बाय वन, कि ये ब्रेन वेव्स क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको कहते हैं अल्फा। अल्फा ब्रेन वेव। ब्रेन वेव की जो गति 8 से 13 मेगाहर्ट्ज के बीच में जब होती है तो उसको अल्फा कहा जाता है। ये सारा कुछ गति से डिपेंड है, ऑसिलेटिंग है। तो ये साइकिल पर सेकंड की बात हो रही है, हर चीज मेजरमेंट से है। तो ये जो ब्रेन वेव्स पैदा हुए, एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ने दूसरे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को बर्स्ट ऑफ
पल्सेस भेजे, उसमें तरंग पैदा हुई और तरंग की जो थी पर सेकेंड, उसकी जो मेजरमेंट आई हर्ट्ज में, वो यदि 8 से 13 मेगा हर्ट्ज के बीच में है तो उसको अल्फा कहा जाएगा। जब हम शरीर और विचारों के हिसाब से शांत होते हैं, दोनों हिसाब से, माइंड के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से, जब हम शांत होते हैं तो हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। ध्यान होता है, योग, प्राणायाम, प्रेयर, प्रार्थना। आप कोई बुक पढ़ते हैं, टीवी या मूवी देख रहे होते हैं बड़े दिल लगा के, कोई चीज में जब तल्लीन होते हैं, एकदम घुस के बात करते रहते हैं, तो ये क्या सब होती है? ये आराम की अवस्था होती है और उस समय दिमाग अल्फा स्टेट में होता है। जब कोई चीज आप कर रहे होते हैं, आप मूवी देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में भी कोई बहुत उत्तेजना वाली चीज नहीं, कोई आप ऐसी चीज देख रहे होते हैं, गंदा वाला न्यूज या गंदा वाला मारपीट वाला डिबेट नहीं देख रहे हैं, आप एक नॉर्मल चीज देख रहे हैं जिससे आप इंटरटेन हो रहे हैं। आप कोई ऐसी शांत वाली बुक पढ़ रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, अपनी हॉबी के साथ हैं, अपने पेट के साथ हैं, अपने डॉग के साथ खेल रहे हैं, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ये जो सारा कुछ जब आप कर रहे होते हैं तो ये क्या होता है? ये जो है आपको अल्फा स्टेट में आपका दिमाग होता है उस समय। और ये अवस्था जो होती है, नई चीजों को सीखने की अवस्था होती है। इसमें आप नई चीजें सीखते हैं, इसमें आप चीजों को बहुत अच्छी से समझ पाते हैं, तुरंत आप चीजों को ग्रास्प कर पाते हैं, समझ पाते हैं तुरंत कि क्या बता रहे हैं, आप तुरंत उस पर एक्शन ले पाते हैं। मतलब क्या हुआ? आपका दिमाग जो है उस समय खुला होता है, ओपन होता है, ओपन माइंड होता है। और इसमें एक बात होती है अल्फा में कि आपका शरीर और आपका दिमाग एक साथ मिल के काम करते हैं। माइंड और बॉडी का तारतम्य होता है और वो एक साथ मिल के काम करते हैं। और जब मिल के काम करते हैं तो आउटपुट बेस्ट आता है। यू आर देन नॉट सेलिंग अगेंस्ट द विंड। अगेंस्ट द विंड सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि नाव में आपने पाल लगाया हुआ है और नाव जो है विंड के अगेंस्ट जा रही है, तो आपको ज्यादा चप्पू चलाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज हवा आपको उल्टा फेंक रहा है। जब शरीर और दिमाग एक साथ मिल के काम करे तो सब चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, बड़ी इजी तरीके से चीजें चलती हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, टीवी पे जब एड चलता है तो टीवी का एड आपको बराबर एक्शन में लेता है। टीवी का एड आपको तुरंत इन्फ्लुएंस करता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? वर्ल्ड वाइड टीवी के जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस अल्फा ब्रेन वेव को अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि जब आप टीवी देख रहे होते हैं तो आप एकदम अल्फा स्टेट में होते हैं, अल्फा स्टेट में होते हैं। उसी समय वो धीरे से एक ऐड दिखा देता है और वो ऐड जाके चप से आपके दिमाग में बैठता है। आप तुरंत एकदम कन्विंस हो जाते हैं उस ऐड से। यह दशा जब आप अल्फा स्टेट में होते हैं तो करीब करीब सम्मोहन होने जैसा होता है। हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं आप उस समय लगभग, और आप जो है एकदम रिलैक्स्ड रहते हैं, इसलिए हिप्नोटाइज रहते हैं। अब देखिए, हिप्नोटिज्म करने वाले आपको रिलैक्स करते हैं, एक ही जगह देखने को कहते हैं, एकदम रिलैक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर देखें नहीं, कहीं ध्यान नहीं भटकाएं, शांत हो जाएं, अल्फा स्टेट में आपको लेके जाते हैं। क्योंकि वो समय होता है जब सीधा अचेतन मन में चला जाता है, आपका संबंध हो जाता है आपके अचेतन मन से। आपके दो पहलू हैं, एक चेतन है और एक अचेतन है, एक सब कॉन्शियस है। तो ये अचेतन वाला जो टॉपिक है उसमें आपको लेके चला जाता है और फिर ये आपको उस तरीके से आपके अचेतन से कम्युनिकेट कर देता है। और इसीलिए आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की यदि बात करें तो अल्फा स्टेट से सीधा उसका लेना देना है। स्ट्रेस की बात तो अभी करेंगे, लेकिन अभी हम व्यक्तित्व की बात कर लें, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर लें, किसी को कन्विंस करना है आपको तो उसकी बात कर लें। अल्फा स्टेट इज इंपॉर्टेंट। यदि कोई अल्फा स्टेट में है, आप किसी को अपनी इन्वायरमेंट से, तरीके से अल्फा स्टेट में रख रहे हैं और फिर अपनी बात कह रहे हैं, तो वो बात को तुरंत समझ जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। लेकिन यदि वो अल्फा स्टेट में है ही नहीं, वो किसी दूसरे स्टेट में है, तो आप कितना भी समझा लें उसको समझ में ही नहीं आता।
तो यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है कि यदि आप एक अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहते हैं, आप किसी को अच्छे से कन्विंस करना चाहते हैं, तो आपको ये अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा सबको बढ़िया से समझ लेना पड़ेगा और अगले 5 मिनट में, 7 मिनट में मैं सारा समझाने वाला हूँ। तो अल्फा कितने लोगों को क्लियर हो गया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स और हम आगे बढ़ेंगे और अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अल्फा का जो ब्रेन वेव का जो गति है वो 8 से 13 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, बिटवीन 8 एंड 13 मेगाहर्ट्ज। जैसे ही ये वेव लेंथ इतने में रहेगा, ब्रेन वेव की गति, तो इसको अल्फा कहा जाएगा। क्लियर है अल्फा? सुपर। अभी हम बात करते हैं अगले वाले की। मैंने बताया 5 टाइप हैं। अगला बात करते हैं, अगले का नाम है बीटा ब्रेन वेव। बीटा बीटा ब्रेन वेव किसको कहेंगे? तो ब्रेन वेव की गति यदि 13 से लेके 32 मेगाहर्ट्ज के बीच में हो तो इसको बीटा ब्रेन वेव कहा जाएगा। बिटवीन 13 एंड 32 तो इसको बीटा ब्रेन वेव कहा जाएगा। इस ब्रेन वेव को, बीटा को, बेसिकली 2 हिस्से में बांटा गया है, हाई बीटा और लो बीटा। हाई बीटा, लो बीटा। हाई बीटा किसको कहेंगे? जब हम डे टू डे डेली लाइफ के संघर्ष में चल रहे होते हैं, भागदौड़ में चल रहे होते हैं और घर का सब कुछ कर रहे होते हैं, घर का काम कर रहे होते हैं, ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, चकल्लस में लगे रहते हैं, कोई समस्या होती है उसको सुलझा रहे होते हैं, कुछ कुछ हिसाब लगा रहे होते हैं, किसी बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ कुछ अपनी डे टू डे लाइफ की धरपकड़ में लगे रहते हैं, तो हमारा दिमाग जो होता है वो लोअर बीटा में होता है। और जब हम डे टू डे लाइफ से हट के कुछ चीजों में होते हैं, जैसे किसी बात की डर हो गई, चिंता हो गया, तनाव हो गया, अशांति हो गई, ऐसी जब स्थिति में जाते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से चलने लगता है और वो हाई बीटा स्टेट में चला जाता है। जब आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे होते हैं, नॉर्मल चल रहे होते हैं, तो ये लो बीटा में रहता है। लेकिन जैसे ही पता चला कि अचानक एक तेजी से उधर से ट्रक चला आ रहा था, लग रहा था कि अब आपको ठोक ही देगा, आपने संभाला, 1 मिनट के लिए आप जो है अचानक जो है हाई बीटा में चले गए। क्लियर है? मैंने बताया कि ये जो बीटा ब्रेन वेव है इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक को हाई बीटा कहेंगे, एक को लो बीटा कहेंगे, और दोनों चीजें मैंने समझाई। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स कि दोनों बीटा आपको क्लियर है। ग्रेट। अब एक बात इसमें मैं कहना चाहता हूं, हमने हाई बीटा लो बीटा तो समझ लिया, लेकिन हाई बीटा में एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत मतलब की चीज है। हम तनाव के लिए सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं, राइट? एडिक्शन टू स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए ही हमने ये अल्फा बीटा गामा थीटा शुरू किया है, तो हम उस एंगल से चीजों को समझेंगे। अब हाई बीटा की बात करते हैं। हाई बीटा स्टेट में हमारे दिमाग की गतिविधि गड़बड़ा जाती है, पूरी तरीके से गड़बड़ा जाती है और ये ठीक से बिल्कुल काम नहीं करता। किस स्टेट में? हाई बीटा स्टेट में। इसीलिए आप कभी कभी भी देखिए, किसी बात का आपको बहुत ज्यादा डर लग गया, आपको स्ट्रेस हो गया, आपका जो है चिंता हो गया, अशांति हो गई, तो उस समय आप हाई बीटा में चले जाते हैं। किसी से बहस हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, आप हाई बीटा में चले जाते हैं। अचानक किसी की तबीयत बिगड़ गई और आपको जो है परेशानी हो गई है, तो उस समय आप हाई बीटा में चले जाते हैं। तो हाई बीटा के कंडीशन में क्या होता है? हाई बीटा के कंडीशन में दिमाग जो है ठीक से काम नहीं करता, गड़बड़ा जाता है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि हम जो भी हमारा दिमाग का ऑपरेशन है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे चला जाता है, सबसे निचले स्तर पे जाके दिमाग दिमाग ऑपरेट करना शुरू करता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आपको ये जानना चाहिए। जब आप जोर से गुस्से में आ जाते हैं तो आपका दिमाग उस समय सबसे लोअर स्टेट में जाके ऑपरेट करना शुरू कर देता है। जैसे ही आप ये सोच लेते हैं कि आपसे अभागा कोई नहीं है दुनिया में, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो दिमाग आपका तुरंत जाके लोएस्ट स्टेट में काम करना शुरू कर देता है। और यहीं पे हम गलतियां करते हैं। जितनी गलतियां हम करते हैं वो यहीं पे जाके करते हैं। उमाकांत मोहंती जी कह रहे हैं कि लो आउटपुट मिलता है। छोटी बात हुई लो आउटपुट वाली,
मैं कुछ और बड़ी बात कहना चाह रहा हूं यहां पे। जितनी गलतियां हम करते हैं वो इसी स्टेट में करते हैं जब हम एकदम हाई बीटा में होते हैं। इसीलिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा सबको समझना बहुत जरूरी है। ये वो बीटा है, हाई बीटा लो बीटा हमने डिस्कस किया। अब हाई बीटा का प्रॉब्लम समझिए। सारी गलतियां हम जाके इसी स्टेट में करते हैं जब हमारा दिमाग लोएस्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है। हम अशांत हो जाते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, हमें कुछ नहीं सूझता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती, कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती। कोई आदमी यदि एकदम सुसाइड करने का ठान लेता है, फांसी पे चढ़ने की बातें करने लग जाता है, फंदा लगाने की बातें करता है, जहर खाने की बातें करता है, उस टाइम में डिप्रेशन तो एक होता है, लेकिन वो जो है एक पर्टिकुलर इसमें रहता है। तनाव इतना ज्यादा उसका हो जाता है, तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कोई बात को लेके, कोई चीज को लेके, कि उसका दिमाग सबसे निचले स्तर पे ऑपरेट करने लगता है, लोएस्ट लेवल पे जाता है। वो एकदम अशांत हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसको कुछ भी नहीं सूझता। मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं पड़ती, जिंदगी में कोई पॉसिबिलिटी है यही नहीं दिखाई पड़ती। अब मैं तनाव सॉरी सुसाइडल केसेस पे नहीं जाना चाहता, मैं आना चाहता हूं हमारे वर्क लाइफ में, हमारी जिंदगी के रिलेशनशिप वाले लाइफ में, हमारे जिंदगी के पैसे कमाने वाले लाइफ में, हमारे डे टू डे वाले आइडियाज वाले लाइफ में। और यहां पे आके आप यदि देखेंगे कि आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है कि नहीं आती है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, आपको पॉसिबिलिटी नजर आती है कि नहीं आती है। आती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आती है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आती है। इस बात को कितने लोग समझ पा रहे हैं? आंसर दें टाइप चैट बॉक्स में। जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आप एक सेल्स कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं, किसी को टीम से बात कर रहे होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो एक आदमी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी में रहता है, वो बहुत अच्छा से काम करता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग होती है। क्या क्यों पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि उसको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, उसको सब कुछ पॉसिबल नजर आ रहा है। इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, यू कैन विन। शिव खेरा साहब कहते हैं यू कैन विन, यू कैन विन। वो उस स्टेट में होता है। और एक दूसरा बंदा होता है जिसको पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आती है, कुछ भी बोलो वो निगेटिव ही रहता है, वो बोलता है इतना नहीं पॉसिबल है, ये होगा क्या हमसे, ये पॉसिबल है क्या। वो एकदम धीरे धीरे वो निगेटिव में ही रहता है। तो ये पूरा बीटा का कमाल है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, हम आगे बढ़ें और अगले टाइप की बात करें। कीप टाइपिंग रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, गिव मी क्लियर सो दैट आई प्रोसीड। ग्रेट। तो अभी तक हमने दो चीजों को डिस्कस किया, अल्फा क्लियर किया और बीटा को हमने समझा। अब हम तीसरे के ब्रेन वेव के टाइप में जाते हैं और तीसरा टाइप है थीटा। आपने ये थीटा पढ़ा होगा अपने 10th और 9th के ज्योमेट्री में। तो ये थीटा ब्रेन वेव की बात करते हैं। थीटा कब कहेंगे? जब आपके ब्रेन वेव की गति 4 से 8 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, बिटवीन 4 एंड 8, तो इसको थीटा कहा जाएगा। थीटा ब्रेन वेव है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं, सपने में होते हैं, रात में सो रहे हैं और अच्छा सपना देख रहे हैं, बहुत गहराई में कुछ सीखने में जब एकदम व्यस्त होते हैं, एकदम डूब के कुछ सीख रहे होते हैं, एकदम मन लगा के, बगल से बैंड बाजा निकल जाए तो पता नहीं चले, वैसे तल्लीन हो गए एकदम, तो इसको थीटा ब्रेन वेव में होना कहेंगे। आप उस समय थीटा ब्रेन वेव में हैं। कुछ बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो इतना मन लगा के पढ़ाई करते हैं कि उस समय वो एकदम गहराई से सीखने में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, थीटा ब्रेन वेव में चले जाते हैं। थीटा स्टेट में हम अपने अचेतन मन के संपर्क में आते हैं। हमने अभी बताया था कि दो टाइप के हमारे आ, मन है। हमारा माइंड का दो एस्पेक्ट है, एक है हमारा चेतन पहलू और दूसरा अचेतन पहलू, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस वो है जिसको आप बहुत ज्यादा नहीं जानते और वही सुपर पावर है। हर आदमी के अंदर असीम संभावनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि अंदर आपके एक भगवान बैठा हुआ है, इतना पावरफुल हैं आप?
क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका अचेतन उतना पावरफुल है। और किसी का चेतन की बात करें तो वो हमेशा 10% से कम है, और हमारी आपकी बात करें तो 5, 7, 8% वाले लोग हैं हम, 4, 5, 6% में ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा 93 से 95% अचेतन है, जिसको हम जानते ही नहीं है। यदि कोई 10% चेतन हो गया तो वो गौतम बुद्ध हो गया और वो हो गया, वैसी बात होगी। तब उस पे अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं चेतन अचेतन, दो टाइप के पहलू हुए। एक थंब रूल लेके चलिए कि अबाउट 92 टू 95% अचेतन है और ओनली 7-8% आपका चेतन है, कॉन्शियस माइंड है। जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं, इसमें जाते हैं, तो आप जो है उस सब कॉन्शियस के बगल से गुजरते हैं, उसके पास से गुजरते हैं एक्चुअली। और ह्यूमन को, हम आप जो मनुष्य हैं उसको ये एक वरदान है, या कह लें कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कि हमको दिन में 2 बार ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है कि हम जो है अपने अचेतन के बगल से गुजरें। क्योंकि जब हम डीप स्लीप में जाते हैं हम सोते हैं, और जब डीप स्लीप से हम जागते हैं हम जगते हैं, और ये एक बार तो कम से कम 24 घंटे में होता होगा। आप 24 घंटे में एक बार तो सोते होंगे, तो एक दिन में हमें एक तरीके से वरदान मिला हुआ है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम 2 बार उस पावरफुल अचेतन जो सब कॉन्शियस है उसके बगल से गुजरते हैं। सोने जा रहे हैं तो आप जागृत अवस्था में हैं, और स्लीप अवस्था में हैं तो उसके बगल से गुजरते हैं। 4 से 8 मेगाहर्ट्ज के बगल से गुजरते हैं आप, यदि आप डीप स्लीप में जाते हैं तो। कितने लोगों ने यहाँ पे द सीक्रेट थियरी को पढ़ा है या फॉलो करते हैं? द सीक्रेट कितने लोग फॉलो करते हैं? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। द सीक्रेट का पूरा कुछ इसी चीज पे डिपेंडेंट है। वो ये कहता है कि आप अपने अचेतन को, सब कॉन्शियस को ये बता दें कि आप क्या चाहते हैं, तो तथास्तु हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। आप इतना रुपया कमाना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, आप वो अचीव करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, यदि आप अपने सब कॉन्शियस को बता दें तो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि तुरंत तथास्तु हो जाता है। क्योंकि उसी के अंदर, आप ही के अंदर उतना पावर है। उसको एक्चुअली 92% को मालूम ही नहीं होता है कि आपको चाहिए क्या। इतना गैप रहता है हमारे आपके बीच में, सॉरी हमारे और हमारे मन के बीच में। इसीलिए जो तपस्वी होते हैं, मुनि होते हैं, जो जो प्रीस्ट होते हैं, पोप्स होते हैं बड़े, उन लोग क्या होते हैं? वो इसमें बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं, और वो उन चीजों को समझा पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे थीटा ब्रेन वेव की। तो इस अवस्था में, जब थीटा अवस्था में आप होते हैं, एकदम तल्लीन होते हैं, एकदम ध्यान मग्न होते हैं, एकदम गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमारे अचेतन में जो पड़ी हुई गलत या सीमित धारणाएं होती हैं, कुछ ऐसे विश्वास पैदा हो जाते हैं, कोई हमारा ओपिनियन फॉर्म हो जाता है, कुछ आदतें होती हैं, कुछ हमारे संस्कार होते हैं, कुछ हमारे स्वभाव होते हैं, उसको बदला जा सकता है। जब तक आप थीटा वेव में नहीं जाते तो उसको नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि आप उसको चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आदत बैठी पड़ी है, और आप वही हैं जो आदत है। आप यदि सक्सेसफुल हैं तो आप आदत है, यदि आप फेल हो रहे हैं तो आदत है। तो इसीलिए ये थीटा ब्रेन वेव ऐसी चीज है जो आपके आदतों को, आपके विश्वास को, आपके ओपिनियन को, आपके परसेप्शन को चेंज कर देता है। और क्या आप जानते हैं कि करीब 70% से ज्यादा बीमारियां, ये एक बड़ा अनोखा स्टैटिस्टिक्स है जो मैं आपको शेयर करूं, कि करीब 70% से ज्यादा बीमारियां मानसिक होती हैं। मेंटल डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं नॉर्मल बीमारियों की बात कर रहा हूं। 70% से ज्यादा नॉर्मल बीमारियां मानसिक होती हैं। एनी डिजीज मैनिफेस्ट्स इन योर माइंड फर्स्ट, और फिर जाके वो बीमारी के रूप में प्रकट होती है। यदि बीमारी है आपके पास और आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन बीमारी नहीं है आपके पास और आप बीमार महसूस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं?
स्वीट पिल का आपने कभी नाम सुना है? स्वीट पिल का केस स्टडी सुना है आपने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में स्वीट पिल एक्सपेरिमेंट हुआ था, और स्वीट पिल का एक्सपेरिमेंट यूरोप में किया गया था। स्वीट पिल फेनोमेना क्या है कि बहुत सारे लोगों को जिनको क्रॉनिक पेन था, क्रॉनिक पेन को इंस्टेड ऑफ गिविंग पेनिसिलिन और गिविंग आइब्रूफेन और पेन किलर्स, उनको जो है सिर्फ मीठी गोलियां दी गई, जो होम्योपैथ के लिए फिलर का काम करती हैं, वो मीठी गोलियां दी गई। और उन गोलियों को देने के पहले बहुत ज्यादा बताया गया, एडिफाई किया गया कि ये गोलियां कितनी पावरफुल हैं, कितना साइंस बेस्ड है, और ये गोली कितना बढ़िया असर करता है। और ग्रुप लिया गया, कुछ लोगों को जिनको बहुत भयानक दर्द था, उन लोगों को दो हिस्से में बांटा गया। कुछ 100 लोगों को, एक 100 के ग्रुप को ये वाली गोली दी गई, मीठी गोली जिसमें कोई दवाई नहीं था, और कुछ दूसरे लोगों को, 100 लोगों को सेम पेन लेवल, उनको जो है पावरफुल पेन किलर दिया गया, लेकिन ये बता के नहीं दिया गया कि इतना जबरदस्त पेन किलर है और ये दवा करता है। बड़े चौंकाने वाले नतीजे आए। नतीजा ये हुआ कि ये जो स्वीट पिल लेने वाले लोग थे जिसमें कोई दवाई नहीं थी, उसमें से सब लोग ठीक हो रहे थे। 80% लोग ठीक हो गए थे और कह रहे थे कि दवाई जबरदस्त था, बहुत बढ़िया काम किया। और जिनको वो पेन किलर दिया गया था, उनको बिल्कुल बताया नहीं गया था, मोटिवेट नहीं किया गया था। वो कह रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ दवा लगेगा और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। क्या हो रहा है यहां पे इसी थीटा वेव की बातें हो रही है। ये मनोदशा की बात हो रही है, क्योंकि आपका डिजीज आपके माइंड में मैनिफेस्ट हो रहा है, वो वहां से चल रहा है। और इसीलिए लाइफ को बेटर करने के लिए, यदि जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो थीटा स्टेट में जाकर आपको जो है सब कॉन्शस को चेंज करना पड़ेगा। सब कॉन्शस को बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से खुद को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। सब कॉन्शस आपको रीप्रोग्राम कर देगा। दिस इज व्हाट इज सब कॉन्शस की बात। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। हम आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे अगले वाले चीज में, और अगला वाला चीज है हमारा डेल्टा ब्रेन वेव। हमने अभी तक अल्फा बीटा थीटा तीन चीज कवर किया, अल्फा बीटा थीटा। अब हम डेल्टा की बात करते हैं। ये जो डेल्टा का ब्रेन वेव है, ये सम्मोहन की अवस्था है। ये जो है हिप्नोटाइज हो जाने वाली अवस्था है। एंड नॉर्मली 7 साल की एज तक, 7 इयर्स के एज तक हर बच्चा डेल्टा और थीटा वेव में होता है। इसीलिए वो एकदम उत्साहित रहता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि वो जो है थीटा और डेल्टा ब्रेन वेव में रहता है। डेल्टा ब्रेन वेव की गति कितनी रहती है? 0.5 से लेके 4 मेगाहर्ट्ज तक, 0.5 से लेके 4, बिटवीन 0.5 टू 4 मेगाहर्ट्ज के बीच में यदि ब्रेन वेव की गति है, तो उसे डेल्टा ब्रेन वेव कहा जाएगा। बहुत गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था में हमारा दिमाग डेल्टा ब्रेन वेव में होता है। इस स्थिति में व्यक्ति एकदम शांति का अनुभव करता है, बहुत उसको आनंद, प्लेजर महसूस होता है। वो एकदम जो है उस स्टेट में चला जाता है। एक रजनीश हुआ करते थे। कितने लोगों ने रजनीश के बारे में सुना होगा? पुणे कोरेगांव पार्क। नाउ रजनीश जो थे, वो बेसिकली इस तरीके की डेल्टा ब्रेन वेव में ले जाने की बात करते थे। इस स्थिति में किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। पॉइंट नोट कीजिए, डेल्टा ब्रेन वेव में पहुंच के किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इतना पावरफुल है ये। अब हम बात करते हैं अगले ब्रेन वेव की, और अगला ब्रेन वेव है गामा। ये 5वां ब्रेन वेव डिस्कस कर रहे हैं। गामा ब्रेन वेव का मतलब क्या हुआ कि इसकी गति, यदि ब्रेन वेव की गति 30 एंड अबव है, 30 मेगाहर्ट्ज या उससे ज्यादा है, तो इसको गामा ब्रेन वेव कहेंगे। ऐसी ब्रेन वेव की गति योगियों में, ध्यानियों में ही होगी। कोई एक योगी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, उनके पास ये होगी। इस स्थिति में दिमाग के सारे हिस्से
एक साथ मिल के काम करने लग जाते हैं, एक साथ सारे दिमाग के हिस्से काम करने लग जाते हैं और आपका इंटेंसिटी, आपका पावर, आपका कैलिबर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। आप एकदम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाते हैं आप एक्चुअली, और असीम होने की अनुभूति होने लग जाती है। कहते हैं ना, कायनात की सारी शक्तियां आपके लिए काम करने लग जाती हैं एक साथ। दैट इज द स्टेट गामा। द होल यूनिवर्स स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू। और ये वो स्टेट होता है, इज इट हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज? इट इज हर्ट्ज, इट इज हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, आई एम सॉरी, इट इज मेगा हर्ट्ज। 30 मेगा हर्ट्ज एंड अबव, 30 मेगा हर्ट्ज एंड अबव को हम गामा कहेंगे। सारी मेजरमेंट जो मैं बता रहा था मेगा हर्ट्ज की बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं इस गामा में, एक बात होती है, और वो बात क्या होती है? चूंकि आप जो है एकदम जो है ब्रेन वेव में सारे दिमाग के पार्ट एक साथ काम करने लग जाते हैं, तो एक चीज जो है वहां पे जीरो हो जाती है। और वो चीज क्या है? आपका क्या बोलते हैं उसको, अहंकार। अहंकार जो है एकदम शून्य पे आ जाता है इस गामा वेव में। और इसीलिए दुनिया की सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की बात करें, आप किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी भी चीज की बात करते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री होती है आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की, उन सब का लक्ष्य, उन सब का उद्देश्य इसी अवस्था तक पहुंचना होता है। चाहे वो आप श्री श्री रविशंकर की बात करें, ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी की बात करें, कोई मुस्लिम रिलीजन के किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें, आप गुरुद्वारे में कोई तरीके के ध्यान की बात करें, आप कहीं पे इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यदि आप आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की बात करें, तो ये सारा कुछ का जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो गामा में पहुंचने का होता है। तो हम लोगों ने 5 तरीके के चीजों की बात की। स्लाइड पे मैंने समराइज करके रखा है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और गामा। फिर से मैं रिकैप कर देता हूं क्विकली। अल्फा ब्रेन वेव की गति 8 से लेकर 13 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। बीटा की कितनी? 13 से लेकर 32 मेगाहर्ट्ज के बीच में। थीटा की कितनी? 4 से लेकर 8 मेगाहर्ट्ज के बीच में। डेल्टा की कितनी? 0.5 से लेकर 4 मेगाहर्ट्ज के बीच में। और गामा की कितनी? 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर, 30 मेगाहर्ट्ज या उससे अधिक। अब हम एक पे कंसंट्रेट होना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं अल्फा की, द डिजायर्ड स्टेट। अल्फा जो, इतने में से अल्फा की बात हम करेंगे क्विकली। अल्फा जो है ब्रेन वेव, वो एसोसिएटेड है मेडिटेशन के साथ, वो एसोसिएटेड है सेंस ऑफ कामनेस के साथ, शांत हो जाने के साथ, पीसफुलनेस के साथ। अल्फा मतलब काम, शांत, पीसफुल। मेडिटेशन कर रहे हैं तो अल्फा स्टेट में जा रहे हैं। इसीलिए कहेंगे कि अल्फा एक डिजायर्ड स्टेट है, ऐसी सबको होने की इच्छा है। यही वो अवस्था है जब हम तनाव मुक्त होते हैं और हमारा शरीर और दिमाग एक साथ मिल के काम करना शुरू करता है और हम बेस्ट आउटपुट लेना शुरू करते हैं। इस अल्फा स्टेट में दिमाग बिल्कुल खुला होता है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बिकॉज हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं और बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। तनाव नहीं होता और हम बेस्ट स्टेट में होते हैं। बेस्ट स्टेट, बेस्ट स्टेट का क्या मतलब हुआ? बेस्ट ऑफ आवर मेमोरी, बेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन, बेस्ट ऑफ एबिलिटी, एकाग्रचित्ता, ध्यान, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और सारी अपॉर्चुनिटी जितनी हैं अगल बगल, उन सबको बेस्ट तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सबसे महंगा रिसोर्स क्या है? टाइम। हम अपने टाइम को बेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसीलिए, और तनाव मुक्त होते हैं। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि अल्फा स्टेट में आप तनाव मुक्त होते हैं। तो ये स्टेट ऐसी है जिसको डिजायर्ड स्टेट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हर आदमी की इच्छा होगी कि इस स्टेट में जाएं। यस और नो? आपकी भी इच्छा है इस स्टेट में जाने की? टाइप करें अपने रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में। और हम बात करने जा रहे हैं उसी चीज की। अगला 10 मिनट मैं उन चीजों की बात करने जा रहा हूं
हमने ये वाली स्लाइड पे काम किया था पिछले सेशन में, जहां पे हमने स्ट्रेस एडिक्शन की बात की थी, तनाव की लत। हम तो यहाँ तनाव को ही शून्य करने की बात कर रहे हैं, तनाव मुक्त होने की बात कर रहे हैं, तनाव लत का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये कि लत वाली बात यदि करें तो इसका अल्फा से बहुत गहरा कनेक्शन है। तनाव के लत में जो व्यक्ति है वो अल्फा में जा ही नहीं रहा है, और जो अल्फा में रह रहा है वो तनाव की लत कभी लगा ही नहीं सकता। क्या आप कनेक्शन समझ पा रहे हैं? तनाव की लत वाला व्यक्ति, एडिक्टेड टू स्ट्रेस, कभी अल्फा में जा नहीं रहा, और जो अल्फा में रह रहा है उसको तनाव की लत कभी हो ही नहीं सकती। कितने लोग क्लियर हैं? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और समझने जा रहे हैं कि कैसे अल्फा में रहें। उसके नायाब तरीके मैं बताने जा रहा हूं। गिव मी रेस्पॉन्स क्विकली। पिछले सेशन में हमने इस एडिक्शन के बारे में, स्ट्रेस एडिक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, और ये बहुत डिफिकल्ट है उस स्टेट में से बाहर आना। और सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी जो है, सबसे जो बेहतरीन और इफेक्टिव तरीका है उस एडिक्शन में से बाहर आने का, वो ये है कि ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम मोर कंफर्टेबल, टू बिकम मोर रिलैक्स्ड। ट्रेन योर ब्रेन, अपने माइंड को आप ट्रेन करें, अपने ब्रेन को आप ट्रेन करें, ट्रेनिंग दें। क्या ट्रेनिंग दें? कि आप कितना ज्यादा रिलैक्स हो सकते हैं, कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं। जब मैं स्विमिंग सीख रहा था, आई वॉज लर्न टू स्विम, और वो लर्न टू स्विम कब सीख रहा था? तो जब मैं एक 30-35 साल का उम्र अचीव कर चुका था, तो स्विमिंग पूल में लर्न टू स्विम का कोर्स कर रहा था, और कुछ इस तरीके की बात हुई कि जो 20 से 25 दिन का जो ट्रेनिंग उनका होता है वो मैं क्रॉस कर गया और मैं सीख नहीं पाया। फिर से एडमिशन लिया, फिर से क्रॉस कर गया, मैं सीख नहीं पाया, मैं सीख ही नहीं पाया। और कितनी बार नहीं सीखा, आपकी जानकारी के लिए 5 बार नहीं सीख पाया, मतलब 5 महीने निकल गए और मैं लगातार सीखता रहा और सीख ही नहीं पाया। जैसा मैंने बताया था कि मैं स्ट्रेस एडिक्शन वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा परेशान कुमार व्यक्ति हूं या था। तो हमने उसमें विवेचना की, और जो हमारे कोच थे, जो हमको सिखा रहे थे, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया कि कहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक ही जगह पे थी, वो थी तनाव। मेरा शोल्डर, मेरा कंधा, मेरा गर्दन, चीजें जैसे ही पानी में जाता था एकदम अकड़ जाती थी, तनाव में आ जाती थी। क्यों तनाव में आती थी? फियर ऑफ ड्राउनिंग। मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, नाक में पानी तो नहीं चला जाएगा, इस बात के डर से पूरी चीजें तन जाती थी, पूरी चीजें तन जाती थी, और तनाव में आ जाता था, सब मामला स्ट्रेस में आ जाता था। और जब स्ट्रेस में आ जाता था तो क्या होता था? हम स्विमिंग कर ही नहीं पाते थे। और कोई भी आदमी, आप लोग सब यहाँ पे स्विमर होंगे, कितने लोग स्विमर हैं? टाइप करें मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग यहाँ पे स्विमर हैं? मैं जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल समझ पाएंगे। मी टाइप करें स्विमर हैं तो। यदि स्विमिंग की बात करें तो स्विमिंग इज ऑल अबाउट रिलैक्स्ड। आप यदि रिलैक्स हो जाएं तो स्विमिंग कैन बिकम प्लेजर। आपको यदि स्विमिंग करने में एफर्ट डालना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप स्विमिंग नहीं कर रहे। आप यहाँ पे देखिए, सारे लोग मी टाइप कर रहे हैं जो स्विम कर रहे हैं, और स्विमिंग करने वाले लोग ये बताएंगे कि स्विमिंग रिलैक्स होने की कला है, बाकी कुछ भी नहीं। आप यदि रिलैक्स हो जाएं, ऑटोमेटिक तरीके से आपकी सांस चले, और ऑटोमेटिक तरीके से आप एकदम अपने आप को पानी में रिलैक्स होके फेंक दें, तो आप फ्लोट होने लगेंगे। तो स्विमिंग में एक एक्सरसाइज सिखाते हैं कि आपको पानी पे उल्टा होके लेट जाना होता है, और आप जो है उस पे आराम से पड़े रहते हैं और रिलैक्स रहते हैं। पानी पे एकदम आराम से पड़ जाएं, कोई तनाव नहीं हो, तो आप फ्लोट करेंगे, और जैसे ही परेशान होंगे आप डूब जाएंगे। अब इससे बढ़िया एग्जाम्पल शायद हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए स्ट्रेस एडिक्शन की बात तो हमने समझी थी, उसके लिए एक ही बेहतरीन तरीका है, ट्रेन योर ब्रेन टू बिकम मोर रिलैक्स्ड, मोर कंफर्टेबल, मोर कंटेंट। एकदम रिलैक्स हो जाए, और इसके लिए
आपको दिमाग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मैंने खुद ट्रेनिंग दिया है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एंड दैट इज अचीव्ड इन अल्फा स्टेट। इसीलिए हम अल्फा स्टेट की इतने देर से बात कर रहे थे। उस दिमाग को यदि ट्रेन करना है और उसको रिलैक्स स्टेट में ले जाना है, मतलब क्या करना है, आपको अपने आप को अल्फा स्टेट में लेके जाना है। तो क्या होता है जब आप तनाव में आ जाते हैं और एंक्सियस हो जाते हैं, उस समय क्या होता है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड? जब आप तनाव में आते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंक्सियस हो जाते हैं, तो आपके उस समय दिमाग में क्या हो रहा होता है? एंक्सियसनेस जो है, वो जो है अल्फा स्टेट को लो कर देता है। एंक्सियसनेस का मतलब ही है, चिंता होने का मतलब ही है कि अल्फा स्टेट डिक्रीज हो गया, बीटा वेव बढ़ गया, और लो डेल्टा वाला कंडीशन में आप चले गए। थीटा वेव जो है लो हो गया, डेल्टा लो हो गया, थीटा लो हो गया, बीटा बढ़ गया और अल्फा डिक्रीज हो गया। आपने सब समझा? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। क्या क्या हुआ? आप जैसे ही तनाव में गए, स्ट्रेस में गए, चिंता में गए, आपका अल्फा जो है डिक्रीज हो गया, घट गया, आपका बीटा जो है बढ़ गया, और जो डेल्टा है वो और थीटा जो है वो कम हो गया। एंड इट्स ऑल डन बाय योर ब्रेन वेव्स। ये सारा न्यूरॉन का एक ग्रुप न्यूरॉन के दूसरे ग्रुप को, इसको तनाव दिखा, इसको चीता दिखा, इसको बाघ दिखा, इसको टेंशन दिखा, इसको रिस्क दिखा, इसको खतरा दिखा, इसको परेशानी दिखी, इसने पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं, पल्स का बर्स्ट बनाया और दूसरे न्यूरॉन ग्रुप को दिया, और वहां पे जो तरंग पैदा हुए वो तरंग की एक वेवलेंथ बनी, अल्फा घट गया, बीटा बढ़ गया, और फिर जो है आप जो है तनाव में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा ये आपका ब्रेन वेव है जो ये सब कुछ कर रहा है। मतलब आपको तनाव हुआ तो ये ब्रेन वेव का परिणाम है। तनाव कम हो रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ब्रेन वेव का परिणाम है, अल्फा कर रहा है। तो आप इसको मैनेज कैसे करें ब्रेन वेव्स को, ये बहुत जरूरी है। एंक्ससनेस हो जाना, पैनिक हो जाना, घबरा जाना, डर जाना, फियर आ जाना, इनसिक्योरिटी महसूस करना, ये सारा कुछ ब्रेन वेव का किया धरा है। ये सब कुछ ब्रेन वेव कर रहा होता है। ब्रेन वेव ये सारा कुछ आपको बता रहा होता है, और ये सब केमिकली ड्रिवन है। केमिकल तरीके से ये ड्राइव होता है फ्रॉम इम्बैलेंस्ड एंड पुअरली रेगुलेटेड ब्रेन। आपका यदि ब्रेन इम्बैलेंस्ड है, ठीक से रेगुलेट नहीं हो रहा है, तो ये जो है सारा का सारा केमिकली ड्रिवन मामला है। और इसीलिए हाउ टू मैनेज योर ब्रेन वेव इज इंपॉर्टेंट। And one point answer I will give you. How to manage is the question. One point answer is increase your alpha. अपने अल्फा को बढ़ाएं. The increased production of alpha brain wave सिर्फ आपके रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस नहीं करता, बट आपके एंक्ससनेस को, आपकी चिंता को, आपके उन सारी चीजों को हटा के आपको ज्यादा फोकस करने का मौका देता है। और तब उस समय आपको ज्यादा फोकस की जरूरत होती है कि प्रॉब्लम उस समय आया है, प्रॉब्लम उस समय आया है, तो उस समय आपको ज्यादा फोकस की, ज्यादा कैलिबर की, ज्यादा इसकी जरूरत होती है, और उसी समय आप जो है लोएस्ट लेवल पे ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि आप जो है उस समय सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है, और उसी समय आप एकदम लोएस्ट लेवल पे ऑपरेट करने लग जाते हैं, और तभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स यदि आप समझ पा रहे हैं तो। ये बात हमने अभी की, इतनी ग्रेट, ये बात की। अब मैं बात करता हूं एक फेमस स्टेटमेंट की। कितने लोगों ने टॉनी रॉबिन्स का नाम सुना है? टॉनी रॉबिन्स, कितने लोगों ने नाम सुना है? टॉनी रॉबिन्स जो है एक फेमस अमेरिकन ऑथर हैं, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल कोच हैं। सारे लोग यहां सुने हैं। आई एम श्योर दैट एवरीवन हैज बीन फॉलोइंग हिम अप। ये इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल कोच हैं और ऑथर हैं, और मैं टॉनी रॉबिन्स के बुक्स का, इनके कोर्सेज का काफी फैन रहा हूं, और एक तरीके से ये हमारे अदृश्य मेंटर भी है। तो इसलिए इनकी बातों को मैं ज्यादा नोटिस करता हूं। टॉनी रॉबिन्स ने
ये कहा है, जो मैंने स्लाइड पे रखा है। उनका कहना है कि कोई ऐसी समस्या दुनिया में नहीं है जिसको अल्फा स्टेट में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात इतने बड़े फेमस मोटिवेशनल कोच कह रहे हैं। इनकी कोचिंग हमेशा साइंटिफिक होती है, जो भी बात ये कहते हैं साइंस बेस्ड कहते हैं, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको अल्फा स्टेट में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अब आप अल्फा स्टेट का पावर समझिए, राइट? अल्फा स्टेट का आपने पावर समझा। अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं यहां पे। मैं अभी तक आपको वो जो 5 बेहतरीन तरीके बताना चाहता हूं कि कैसे बढ़ाएं अपना अल्फा वेव, वो शुरू नहीं किया हूं, और मुझे उसके लिए 5 से 7 मिनट चाहिए। तो अभी आपका समय कंप्लीट हो चुका है, 9 बज रहे हैं करीब। आप मुझे 5 मिनट और देने के लिए तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि देने के लिए तैयार हैं तो, और मैं 5 मिनट और लूंगा और आपको ये 5 जो हमारे सुपर इफेक्टिव वेज हैं वो देने की कोशिश करूंगा। गो अहेड, रिप्लाई क्विकली इन द चैट बॉक्स। क्या 5 मिनट और आप इस सेशन को लेने के लिए तैयार हैं? बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहे हैं, 10-20 लोग ही जवाब दे रहे हैं। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होके अब आगे समझते हैं। अभी तक हमने पूरी ब्रेन वेव को डिटेल में समझने की कोशिश की, सारी बातें की। अब इस बात पे आते हैं कि कैसे बढ़ाएं अपना अल्फा ब्रेन वेव, बिकॉज निचोड़ तो एक ही आया कि अल्फा ब्रेन वेव में ही जो है वो है। हमें अल्फा में होना मांगता, ऐसी बात हो गई, राइट? बॉलीवुड डायलॉग के हिसाब से, मुझे अल्फा ब्रेन वेव में होना मांगता। तो कैसे अल्फा वेव में आए? हाउ टू इंक्रीज योर अल्फा? मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 सुपर इफेक्टिव टेक्निक जो आपके अल्फा ब्रेन वेव को बढ़ा देंगे। 5 सुपर इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज योर अल्फा। क्या आप तैयार हैं? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, और मैं क्विकली 1 2 3 4 5 आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। सो दिस इज 1, 5 में से ये पहला, मेडिटेशन। बहुत लोग मेडिटेशन यहाँ पे करते होंगे, बहुत लोग कभी कभी करते होंगे, बहुत लोग करने की इच्छा रखते होंगे और सालों से ये सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन करूंगा करूंगा, करेंगे करेंगे, और कर रहे होंगे, और आज तक नहीं कर पा रहे होंगे, या शुरू नहीं कर पा रहे होंगे, या शुरू किया तो उसको चालू नहीं रख पा रहे होंगे। बट जो मेडिटेशन रेगुलरली कर पाते हैं या कर रहे हैं उनकी बात करता हूं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके करने की बात कर रहा हूं। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर अल्फा वेव। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यूरोपियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और पूरी दुनिया कह रही है। आप गूगल कर लें, आप बेस्ट ऑफ द बुक्स पढ़ लें ब्रेन वेव के लिए, आपको एक ही चीज मिलेगा जो भारत का चीज है, और वो ये है कि मेडिटेशन अल्फा वेव को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव तरीका है। सिर्फ कुछ मिनट का मेडिटेशन यदि आप कर लें दिन में, कुछ मिनट की बात तो मैं कह रहा हूं, 15 से 20 मिनट की बात, सिर्फ 15 से 20 मिनट यदि मेडिटेशन आप कर लेते हैं तो वो आपके अल्फा ब्रेन वेव को बूस्ट करने में कारगर है। आपको जाके तपस्वी और ऋषि महर्षि बनने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट डू मेडिटेशन फॉर 15 to 20 मिनट। स्टार्ट विथ स्मॉल पैकेट, 10 मिनट से शुरू करें और 15-20 मिनट का टारगेट रखें, उतने पे जाने की बात करें। तो पहला क्लियर है। अब बात करते हैं क्विकली दूसरा का। दूसरा जो है वो ब्लू लाइट है, और ये बहुत खतरनाक है, और इसको जो है हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, और पिछले 10 साल में ये हमारा साथी बन गया है, बहुत जोर से साथी बन गया है। ब्लू लाइट का तस्वीर मैंने लगा दिया है स्क्रीन पे, तो आप देख पा रहे हैं कि कहां से ये आ रही है। बहुत सारे बल्ब से आ रही है, बहुत सारी लाइट से आ रही है, लेकिन हम जो है लगातार स्क्रीन के संपर्क में है, और खासकर जब सनसेट के बाद संपर्क में है, जब ब्रॉड डे लाइट नहीं है, तब ये लाइट सीधा हमारे आंख को दे रहा है। और पीनियल ग्लैंड जो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा मटर के दाना साइज का ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, उसको ये सीधा सीधा प्रभावित कर रहा होता है, और शरीर का जो सर्काडियन रिदम है उसको बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। और ब्लू लाइट जो है आपके स्लीप को और आपके ब्रेन में होने वाले तरंगों को
बुरी तरीके से प्रभावित करता है और ये आपके अल्फा को शून्य में लेके चला जाता है, सीधा अल्फा जितना है उसको जीरो कर डालता है। तो इसीलिए तरीका क्या है? ब्लॉक योर ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट कहाँ पे है? ब्लू लाइट आपके लैपटॉप से आ रहा है, फोन से आ रहा है, आपके आईपैड से आ रहा है, और खास करके जब आप अंधेरे में होते हैं, कम लाइट में होते हैं, सनसेट के बाद इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोने के 1-2 घंटे के पहले जो ब्लू लाइट का सेवन कर रहे होते हैं, वहां पे आप अपने अल्फा का बैंड बजा रहे होते हैं। तो ये ब्लू लाइट वाली बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं, सॉरी तीसरी, दो तो हुआ, तीसरी की बात करते हैं। तीसरा बड़ा सिंपल सा, एक जो साधु सन्यासी कहेंगे उस तरह की बात हुई। वो क्या बात है? वो बात है बी ग्रेटफुल एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। हमेशा लोगों के लिए शुक्रगुजार रहे, किसी का धन्यवाद रखें, हमेशा धन्यवाद रखें, थैंक्स रखें सबका, और फॉरगिवनेस करें, माफ कर दें, किसी को माफ कर दें। क्यों ये साधु सन्यासी वाली बात या स्पिरिचुअल बात मैं क्यों कर रहा हूं एज अ साइंटिफिक टेक्निक? इसलिए कि उद्देश्य एक है 3 नंबर पॉइंट का। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अपने बैगेज को, अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को हटा दें, हल्का हो जाए। यदि आप माफ कर देंगे तो हल्का हो जाएंगे, माफ नहीं करेंगे तो उसने ऐसा किया था, ये आपके दिमाग में चलता रहेगा, और ये आपके दिमाग के अल्फा को कम करता रहेगा, बीटा को बढ़ाता रहेगा, आपके स्ट्रेस को चलाता रहेगा, और पुरानी फाइल जमा करता रहेगा। फाइल ज्यादा जमा रहेगा, रैम कम हो जाएगा आपके कंप्यूटर का, जो सही प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसीलिए बी ग्रेटफुल, हमेशा किसी का धन्यवाद करें। कुछ भी हुआ, कुछ नहीं तो भगवान का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने बड़ों का धन्यवाद करें, किसी का धन्यवाद करें, और धन्यवाद करें और फॉरगिव कर दें। कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान कर दिया, कोई आपके लिए बहुत गलत कर दिया, आप उसको माफ कर दें। जैसे ही आप माफ करते हैं, क्या होता है? उसकी फाइल बंद हो जाती है, डिलीट हो जाती है, फिर उसके बाद वो टॉपिक नहीं रहता। माफ करके क्या किया आपने? आपने अपना भला किया, माफ कर दिया। किसी ने कुछ भी किया, माफ कर दो, तुरंत माफ कर दो। तो आज से यदि बहुत ज्यादा माफी देने वाले हम बन जाएं और सबको माफ करते रहें, कुछ तो किसी ने किया, माफ कर दो। अभी उसकी गलती थी, कैसी गलती थी, ये सब करने के बजाय सीधा माफ कर दो। माफ करके अपने आप को रिलैक्स कर लो। बीटा में नहीं रहो, अल्फा में जाओ। अल्फा में जाना है, अल्फा स्टेट में जाने के लिए भगवान भला करे। बहुत अच्छा, आर एन उमेश जी ने हैदराबाद से लिखा है, सीधा बोले भगवान तुम्हारा भला करे, माफ करो, आगे बढ़िए। अब चौथे नंबर की बात करते हैं। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है। जैसे ही आप ग्रेटफुल हो जाएंगे और फॉरगिवनेस पे आप फोकस करेंगे, तो एक चीज होगी अपने आप, और वो बड़ी ब्रिलियंट चीज होगी, और आपको वो चीज से अजीबो गरीब चेंज महसूस होगा। और वो क्या चीज होगा? आपका एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस में तब्दील हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस में बदल जाएगा। आप देखिए, आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने एम्प्लॉय से, अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इतना कंप्लीट करेगा वर्क आज, ये वाला काम करेगा, ये वाला काम करेगा। अब यदि उसका एक्सपेक्टेशन आपने रखा है और वो नहीं किया, तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। और लेकिन यदि उसी एक्सपेक्टेशन को आपने एक्सेप्टेंस में ले लिया कि इतना ही करेगा, ये नहीं करेगा, माफ कर दो, नहीं करेगा, तो क्या होगा? तनाव भी नहीं आएगा, चिंता भी नहीं आएगा। देखिए, वो तो ऐसे भी नहीं किया है, बात समझिए, वो वैसे भी नहीं किया है, ऐसे भी नहीं किया है, तो आप बाकी का बॉयल हो रहे थे ना। मान लीजिए कि हमारी काम वाली बाई आने वाली थी, एक्सपेक्टेशन रखा था कि गैप नहीं करेगी, और उसने नहीं आई। अब मैं बहुत ज्यादा बॉयल हो रहा हूं कि आई नहीं, बोल के नहीं आई, बिना फोन किए नहीं आई, ये आई, वो आई, वो आई, वो आई। अरे नहीं आई है, वो तो वैसे भी नहीं आई है। आपको जो एक्शन लेना है वो ले लो, आप उसको हटा दो, दूसरे को रख लो, जो करना है कर लो, लेकिन आप उस पर उबलते मत रहो। एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में ले लो। और यही वाली बात को आप किसी के साथ ले लो, पति पत्नी के बीच में ले लो, माता पिता के बीच में ले लो, सास बहू के बीच में ले लो, अपने एम्प्लॉय और के बीच में ले लो, फ्रेंड्स के बीच में ले लो, अपने बच्चों के साथ ले लो। आप एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदल दीजिए, माफ कर दिया, आगे बढ़ जाइए। तो क्या होगा? आपका जो स्टेट है वो अल्फा स्टेट में पहुंच जाएगा, और आप हमेशा प्रसन्न महसूस करेंगे,
आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। चौथा पॉइंट है ब्रीदिंग टेक्निक। 2:1, 2:1 का ब्रीदिंग टेक्निक, एक खास तरीके का टेक्निक है ये। जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग इफेक्ट होता है। कभी भी आप चेक करिए, जैसे ही आपको तनाव होता है आपका ब्रीदिंग पे पहला असर जाता है। ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है और शैलो हो जाता है। हेवी ब्रीदिंग नहीं होती, शैलो ब्रीदिंग हो जाती है और फास्ट हो जाता है, धप 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 चलने लगता है। जैसे ही तनाव होता है, गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है। और फिर ये क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और आपके अल्फा को डिक्रीज कर देता है और लगभग शून्य पे लेके चला जाता है। लेकिन फॉर्चुनेटली आप इस रेस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं, अपने ब्रीदिंग के रेस्पॉन्स को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ ब्रीदिंग टेक्निक। अब देखिए कितना साइंटिफिक मामला है। जैसे ही आपको तनाव होता है, जैसे ही आपको चिंता बढ़ती है, आपका ब्रीदिंग चेंज हो जाता है और सारा लेना देना उस ब्रीदिंग से ही है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपका अल्फा डिक्रीज होने लगता है। अनुमान फर्ज कीजिए कि आपने यदि ब्रीदिंग टेक्निक से इस ब्रीदिंग को संभाल लिया तो मामला सुधर गया कि नहीं? यस और नो? यस और नो टाइप करें चैट बॉक्स में। यदि मामला सुधर गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए टेक्निक बहुत जरूरी है। इसका एक टेक्निक, और इसीलिए 2:1 जो है वो एकदम सिंपल टेक्निक है और एकदम बढ़िया पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपको अल्फा स्टेट बढ़ा के देता है, लिटरली बढ़ा के देता है। तो कैसे करें, मैं क्विकली बता रहा हूं आधा मिनट में। क्या करना है इस 2:1 टेक्निक में? इसके लिए पहले वार्म अप करना है। वार्म अप क्या है? तो 4 बार आप जो है ब्रीद इन करें, ब्रीद आउट करें, इक्वल इक्वल। मतलब ब्रीद इन, सांस लें और फिर सांस को छोड़ें। मतलब क्या किया आपने, जितना देर सांस लिया उतना ही देर सांस छोड़ा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल, 4 बार। जब ऐसा आपने 4 बार कर लिया तो आपका वार्मिंग अप हो गया। अब आप 2:1 टेक्निक पे जाएं। 2:1 में क्या करना है? ब्रीद आउट डबल एंड ब्रीद इन सिंगल। कहने का मतलब कि आपने एक बार ब्रीद इन किया, सांस एक बार खींचा और छोड़ा 2 बार। मतलब मैंने खींचा, एक बार, छोड़ा 2 बार, तो क्या हुआ? 2:1 हुआ। अब इसके बाद क्या करना है? आपको खींचना है 1 बार और छोड़ना है 2 बार। अगली बार खींचना है 2 बार, छोड़ना है 4 बार। उसके अगली बार खींचना है 3 बार, छोड़ना है 6 बार। मतलब जितनी बार आप ब्रीद इन करेंगे उसका डबल ब्रीद आउट करना है। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। ये सिंपल टेक्निक है और ये टेक्निक आप कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। पलथी लगा के बैठ गए, आपने अप्लाई कर लिया। आप ऑफिस में बैठे हैं, बहुत ज्यादा कुछ टेंशन वाला मीटिंग कर लिया है, कुछ टेंशन दिख रही है, आप शांति से चेयर पे बैठे बैठे पैर लटकाए कंडीशन में आप जो है ब्रीदिंग टेक्निक कर लें और आप देखें क्या फर्क महसूस होता है। इंस्टेंट क्विक आपको फर्क महसूस होगा और इतना पावर आपको महसूस होगा, ऐसे लगेगा जैसे आपके साथ कोई बहुत बड़ा शक्ति है, पावर है और ये पावर आपको देगा। 5वां नंबर पॉइंट, 5 पॉइंट की बात की थी मैंने। 5वां पॉइंट है नूट्रोपिक हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स। नूट्रोपिक हर्ब का मतलब क्या होता है? नूट्रोपिक का मतलब होता है, शब्द का मतलब नूट्रोपिक, एक्टिंग ऑन द ब्रेन, ये इसका मतलब है। ब्रेन पे काम कर रहा है और ये रेफर करता है एक क्लास ऑफ हर्ब्स का जो कॉग्निटिव हेल्थ की बात करता है या आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और ये क्या करता है फाइनली? न्यूट्रोपिक हर्ब्स आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके न्यूरॉन के फंक्शंस को इंप्रूव करता है। और बहुत सारे बेरीज हैं, नोनी है जो इस ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो फ्री रेडिकल को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, फ्री रेडिकल बनाता है
अपने आप बनता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, और यदि फ्री रेडिकल को खत्म कर दिया जाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट ये सारा काम कर सकता है। तो इसको करने से आपके ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ज्यादा सर्कुलेशन मिलेगा और ये काम कर पाएगा। ये सब न्यूट्रोपिक हर्ब्स हैं। न्यूट्रोपिक हर्ब्स की बात करें तो बेकोपा है, यदि बेकोपा की बात करें जिसको ब्राह्मी कहते हैं, अश्वगंधा है, वाचा है, शंख पुष्पी है, जिंको बिलोबा एक वेस्टर्न हर्ब है वो है, ग्रीन टी की बात करें, रोजमेरी की बात करें, करक्यूमिन है हल्दी से निकलने वाला, नोनी, तुलसी की बात करें, तुलसी ड्रॉप हो या तुलसी का कोई चीज हो, मोरिंगा है, बेरी, जितने भी वाइल्ड बेरीज हैं ये सारे के सारे न्यूट्रोपिक हर्ब्स हैं। और गोयंग के पास इनके बेस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स मौजूद है। कुछ सप्लीमेंट्स मैं आपको गिना दूं यहां पे क्विकली। एक तो नोनी है जो न्यूट्रोपिक हर्ब है और आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सीधा कम करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तेरा बेरीज एक दूसरा है जो वाइल्ड बेरीज का सुपर कलेक्शन है, लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के फॉर्मेशन को, फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को कम करता है। मोरिंगा है जिसको आप कह सकते हैं कि वो ड्रम स्टिक है, तो ड्रम स्टिक के सारे पार्ट्स, जड़, रूट, छिलका सब मिला लिया तो मोरिंगा को जो है एडेप्टोजेन कहा जाता है, क्योंकि ये आपके स्ट्रेस के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। करक्यूमिन है, करक्यूमिन मतलब वो हल्दी से निकलने वाला जो पदार्थ है। करक्यूमिन का क्या काम है? तो वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को घटाता है। कॉर्टिसोल क्या चीज है? स्ट्रेस हार्मोन है, और इसका इन्फ्लेमेशन पे भी बहुत ज्यादा बढ़िया असर होता है। तो स्ट्रेस इज ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। करक्यूमिन आपके ब्रेन हार्मोन का, एक बीडीएनएफ नाम का ब्रेन हार्मोन होता है, उसके लेवल को ये बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और ये न्यू न्यूरॉन जो बनते हैं आपके माइंड में, दिमाग में, उसके न्यू न्यूरॉन्स के निर्माण में मदद करता है। ये जो है बहुत सारे डीजेनरेशन प्रोसेस जो दिमाग में चल रहे होते हैं उसका कमी लाता है उसमें, और इसीलिए ये जो है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ब्रेन पे काम करता है। तुलसी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको वो बताया वेस्टर्न हर्ब का, क्या बताया मैंने, एक जिंको बिलोबा, वो भी गोयंग में जिंको बिलोबा मौजूद है। तो ये सारा गोयंग का प्रोडक्ट जो है सारे ई कॉमर्स पे मौजूद है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, 1mg, जियो मार्ट, जहां पे भी आप बात करें। लेकिन नेक्स्ट शॉपी में भी मौजूद है, और नेक्स्ट शॉपी में सबसे बेहतरीन डिस्काउंट के साथ मौजूद है, सबसे ज्यादा कैशबैक के साथ मौजूद है। स्पेशल ऑफर है नेक्स्ट मनी ऐप में। और यदि आप नेक्स्ट मनी ऐप को अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक्टिवेट करें और इसका पूरा फायदा उठाएं, बिकॉज आपको बहुत सारे कैशबैक, बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे बेहतरीन डिस्काउंट इन प्रोडक्ट्स पे मौजूद हैं, कुछ सर्विसेज पे मौजूद हैं। और नेक्स्ट शॉपी आप अपने दोस्तों को डाउनलोड करवाएं, अपने मित्रों को डाउनलोड करवाएं, बिकॉज ये जो ऐप है ये आपको रेफरल बेनिफिट्स देगा और आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट संडे हम एक और टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वेलनेस में 8 PM, और तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग टाइम टू दिस सेशन। हमें इन पॉइंट्स को कवर करना था और मैं चाहता था कि बेहतरीन तरीके से कवर हो जाए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।